हेलो स्टूडेंट्स। बहुत कुछ कर लिया है एसिड बेस एंड वाटर में, बहुत कुछ करना अभी बाकी है इस चैप्टर में। आई होप आप सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो होती है उसको हम आयंस की कंसंट्रेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब एसिडिटी किस तरह के आयंस की वजह से है और बेसिसिटी किन आयंस की वजह से। तो हमने देखा कि एसिडिटी H पॉजिटिव आयंस की वजह से होती है जिन्हें हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ऑल एसिड्स release H positive ion in solution and these H positive ions are responsible for the acidity. ठीक है, one more thing I told you that कि H positive ions are not stable, है ना। Generally H positive ions are not stable, so they will combine with the molecule of water and will form a hydronium ion. एक हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर। ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ना, दिस इज मच मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, दैट इज योर H positive. Okay, whereas in case of base I told you that there are two types of base, है ना। One which can be dissolved in water and other which can't be dissolved in water. तो जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हमने एक और नाम दे रखा है, क्या, एल्कली। ठीक है, ठीक है, बाकी जितने भी जो भी है, चाहे डिजोल्व होता है चाहे नहीं होता है, बेस वो जो है उसके लिए बेस वर्ड यूज कर सकते हो, बट जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए हम उनको एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो बेस क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये पानी में सॉल्वेटेड हो जाते हैं। देखो एक्वस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और कोई बेस जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। सिमिलरली एनी एसिड विच विल रिलीज मोर H पॉजिटिव आयन तो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, दिस वन, ये क्वेश्चन जो है बड़ा आता भी है पेपर में, तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। लैब में जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये चीज़ बड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, लाइक ऐसा बोला जाता है, हमेशा सुनने में आता है। ठीक है, आपको ऐसा सुनने में आएगा। मान लो कभी मैं लैब में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि कभी भी आप एसिड के अंदर वाटर मत डालिए। मान लो आपने एक कंटेनर में, एक बीकर में एसिड ले लिया है, अगर मुझे उस एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना समझते हो ना, डाइल्यूशन इज व्हाट, डाइल्यूशन इज योर एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, नथिंग मोर। एडिशन ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्यूशन में पानी को ऐड कर रहे हो तो वो डाइल्यूट होना है, डाइल्यूट कर रहे हो आप इसको। ठीक है, जनरली क्योंकि मैक्सिमम सॉल्यूशन जो आप पढ़ रहे हो वो पानी में बने हुए हैं, इसलिए हम पानी को जब ऐड करेंगे तो वो डाइल्यूशन होगा। ठीक है, क्या, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो उसकी कंसंट्रेशन है जनरली उसको डिक्रीज करना, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, कि कितने नंबर ऑफ आयंस पर ml प्रेजेंट हैं। अगर मैं वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दूंगी तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज कर जाते हैं। ओके, क्लियर। तो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर जाएगी। अब ये बात समझ में आ गई कि एसिड के अंदर कभी भी वाटर नहीं डालना है। मान लो मैंने आपको एक बीकर में एसिड दे दिया, एक बीकर में पानी दे दिया, मैंने बोला भाई एसिड को डाइल्यूट करो, तो आप ये नहीं करोगे कि आपने मतलब जिस बीकर में पानी है उसको एसिड वाले बीकर में उड़ेल दिया, ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। मिसहैपनिंग इन द सेंस कि जनरली अगर आप एसिड का डाइल्यूशन करते हैं ना तो काफी हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट होगी। क्लियर। अगर आपने एकदम से सारा पानी डाल दिया एसिड के अंदर तो वो हीट इतनी एनॉर्मस हो जाएगी कि जो आपका मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा बीकर से, और मे बी वो आपके कपड़ों पर, आपकी स्किन पर गिर जाए, है ना। और आप सबको पता है कि एसिड हमारी स्किन के लिए कितने हार्मफुल होते हैं। जनरली ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये प्रिकॉशन सिंबल, वार्निंग साइन जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब पता है ना क्या है। अगर आपकी स्किन पे एसिड गिर जाता है तो स्किन आपकी गल जाती है, खराब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए अपने आप को एसिड से प्रोटेक्ट करके रखना होता है और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हमारी वजह से किसी और के ऊपर गिर जाए। ठीक है, क्लियर।
तो हमने क्या किया कि एसिड को पानी में नहीं ऐड किया, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको एक्चुअल तरीका एसिड को डाइल्यूट करने का। आप क्या कीजिए, 2 बीकर मैंने दिए ना आपको, एक में एसिड है और एक में पानी है। जिस बीकर में एसिड है ना, उसको डालना है पानी वाले बीकर में। पर कैसे डालना है, धीरे धीरे डालना है। और साथ में जिस बीकर में पानी है ना, उसको एक ग्लास रोड से स्टर भी करते जाना है, हिलाते जाना है, ठीक है। सॉल्यूशन को ग्लास रोड से स्टर करते जाना है, सो दैट कि आपका जो हीट है थोड़ा वो स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है। एकदम से हीट बढ़े ना, अगर हीट ज़्यादा बढ़ गई तो एकदम से वो बाहर निकलेगा। तो धीरे धीरे एसिड पानी के अंदर डालना है और हिलाते जाना है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जब आप फाइनली अपना सारा डाल दोगे तो आपका वो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि एसिड के अंदर कभी पानी नहीं डालते। वी विल नेवर ऐड वाटर इन एसिड। तो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू बताओ, पानी में एसिड डालेंगे, वो भी धीरे धीरे, स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है। आपको उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते जाना है, उसके साथ ही उसका डायल्यूशन हो पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कौन से आयन, अगर एसिड होगा तो हाइड्रोनियम आयन, अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन, ठीक है। H3O पॉजिटिव फॉर एसिड एंड OH नेगेटिव फॉर बेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यही होती है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसकी कंसंट्रेशन बताती है, ठीक है। क्लियर। अगर आप पानी ज्यादा डालोगे तो उस आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है ऑब्वियसली वो घट जाएगी, है ना। आपने 1 चम्मच चीनी डाली है गिलास में पानी में, है ना, घोल दिया आपने, डिजोल्व कर दिया, बना दिया सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो 1 गिलास आपने चीनी का जो सॉल्यूशन बनाया है शुगर एंड वाटर का, इसके अंदर 2 ग्लास वाटर और ऐड कर दीजिए। क्या बोला, 2 ग्लास वाटर और ऐड कर दीजिए। क्या जो आपने शुगर ऐड किया था जिस, ठीक है, उसकी वजह से जो वाटर में स्वीटनेस आई थी, क्या वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी पानी डालने से। आपने जनरली घर पे किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो है ना। तो क्या होता है जनरली, अगर आपने उसमें एसिड, सिंपल एसिड बोल रही हूँ, अगर आपने पानी में शुगर ऐड किया है और फर्दर आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो, तो obvious सी बात है जो मीठापन था ना जो सॉल्यूशन का, वो घट जाएगा। क्योंकि आपको जो किसी भी चीज का जो टेस्ट आता है वो इस वजह से आता है कि उसमें कितने वो आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है और वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, तो ये जो वैल्यू होती है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिक्रीज कर जाएगी। इसको भी मैं ऐसे समझा भी सकती हूँ, लाइक देखो यहाँ पर आपको मान लो 10 आयंस है ना, 10 आयंस है और आपने कितने उसमें डाले हैं 100 ml में, तो 10 डिवाइड बाय 100 कर दिया आपने। वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1 के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैंने पानी ज्यादा डाल दिया तो मेरे जो आयंस थे शुगर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो सेम ही है ना, शुगर तो मैंने कम ज्यादा नहीं की, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, तो 10 रखो, ठीक है। डिवाइड कर दो, मान लो मैंने पानी मेरा मान लो 300 हो गया, 300 ml हो गया, क्योंकि मैंने 2 गिलास पानी और डाला था ना। मान लो 1 गिलास में 100 ml पानी है तो 2 और डाल दे तो 300 हो गया। तो अभी कितना वैल्यू आ जाएगा जी, अभी आपका वैल्यू आ जाएगा, बताइए जी, 1/3, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस करिए। 1/10 आया था, इसका 1/30 आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, 1/30 आएगा, 1/13। Now you can solve it. How many? 0.033 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। तो अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.1 बड़ा है, 0.033 बड़ा है, तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा जी 0.1 बड़ा है और ये कम है। इसका मतलब क्या है, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम हो गई, इसलिए मीठापन भी कम हो गया। सिमिलरली अगर आप एसिड में पानी डालते हो तो एसिड में भी जो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है या फिर बेस में जो OH नेगेटिव आयन है उनका भी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से एसिड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। क्लियर, जैसे मीठापन डिक्रीज कर गया ना,
ठीक है, एसिड में खट्टापन होता है ना, तो ऐसे खट्टापन डिक्रीज कर जाएगा, मतलब आपका एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, विद डाइल्यूशन। ओके, नाउ अच्छा ये मैंने करके भी दिखाया था, मैं फिर भूल जाती हूँ, ये मैंने देखो यहाँ पे समझा रखा है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना कि 50 हाइड्रोनियम आयन से 200 में, तो अगर पानी 100 ml और डाल दिया तो 50/300 हो गया, तो वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन की विद एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character, है ना। अब ये तो एक्टिविटी वाला ये क्वेश्चन है ना, हमने एक्टिविटी करी थी कि ग्लूकोज और जो ये आपका एल्कोहल के केस में तो बल्ब ग्लो कर नहीं रहा था, बट HCl और HNO3 के केस में बल्ब ग्लो कर रहा था, क्योंकि इन ये जो है ना इन ये एल्कोहल और ग्लूकोज किसी तरह के आयन रिलीज नहीं करते। अगर आप इन्हें पानी में घोलोगे ना तो किसी तरह का आयन रिलीज नहीं होता है, जबकि HCl और HNO3 आयन रिलीज करते हैं। कौन कौन से HCl कौन कौन से आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और HNO3 कौन से आयन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ठीक है। इसी वजह से ये दो तो क्या करेंगे, आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अच्छा एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है, सॉरी मुझे लगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एसिडिक कैरेक्टर ये तो क्योंकि इनके पास तो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि रिलीज करेंगे। अब ये तो कोई ऐसा आयन H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते, H पॉजिटिव छोड़ो, ये तो कोई भी आयन रिलीज नहीं करते जो आपके अल्कोहल और ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसिडिक नहीं होंगे। एसिडिक कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम बता दोगे, इसका आंसर वही है जो मैंने इसमें बोल दिया था। व्हाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, है ना, बताया था ना कि वाटर की एब्सेंस जरूरी है। एब्सेंस, आज मेरा हिल गया है, आज 12th का रिजल्ट आया है और मैं थोड़ी सी खुश हूँ कि हमारे सारे बच्चे पास हो गए हैं, स्कूल का 100% रिजल्ट है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बोलते हुए। तो यहाँ पे देखिए HCl गैस जो है ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज करती, क्योंकि कोई भी चीज़ एसिड हो उसे ये चीज़ प्रूव करने के लिए ना पानी की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, पानी होना चाहिए, कि पानी नहीं होगा ना वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, और जब तक वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा तब तक जो आपका ये HCl है ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। मतलब HCl जो है ना वो H पॉजिटिव आयन कब रिलीज करेगा, जब उसके आसपास कहीं वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव अकेला स्टेबल नहीं है, है ना, क्लियर। जैसे कि अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कैंपस में होते हो जब आप लोग, है ना, आपको ऐसे मैट्रन के साथ तो कहीं जाना अलाउड कर देते हैं ना, कि कहीं सामान लेने जाना है, कुछ है, स्पेशली गर्ल्स को, है ना, मैट्रन के साथ अलाउड कर देते हैं, अकेले अलाउड नहीं करते, है ना, क्यों, क्योंकि अकेले आप सेफ नहीं होते ना, आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए। जब मैट्रन, अगर पता है कि मैट्रन आपके साथ है तो मतलब आप सेफ हो, कोई आपका देखने वाला है। सिमिलरली HCl भी H पॉजिटिव को कब छोड़ेगा, जब H पॉजिटिव को संभालने वाला कोई होगा। H पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो पानी अगर होगा ना तो H पॉजिटिव को संभाल लेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है, क्लियर। जब तक पानी नहीं होगा तब तक ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा और ना ही कोई एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ओके क्लियर। ये तो देखो अभी डिस्कस किया है कि while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, है ना, ये तो अभी डिस्कस किया है हमने कि क्यों पानी के अंदर एसिड डाला जाता है और एसिड के अंदर पानी नहीं डाला जाता, ठीक है। आगे now next question, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है एसिड का तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होती है, अभी पढ़ा था डाइल्यूशन के साथ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। अगर OH नेगेटिव आयन होगा, बेस का डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी भी जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, मतलब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और बेस के केस में हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज योर OH नेगेटिव, ओके, डिक्रीज करेगी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होने वाली है जब आप
जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एक्सेस बेस डाल देंगे, मतलब NaOH का सॉल्यूशन बनाया, जो कि NaOH क्या है, आपका बेस है। जहां भी हाइड्रोक्साइड आएगा ना वो बेस है सारे, मतलब एक हिंट दे रही हूँ। ओके, अभी मैंने सॉल्यूशन में और बेस डाल दिया है ना, बेस डाला मैंने अभी और, तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन का, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बेस होगा ना उतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल increase on addition of excess base in this solution, because more the amount of base, more the number of OH negative ion, and hence more will be the solution, more will be solution your basic. Okay, clear? अब आ जाओ हमारे अगले टॉपिक पर। ये क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हैं, बट एक बात बता देती हूँ, जो CBSE पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे ना, ये तो चलो आते हैं जो आपके NCERT बेस्ड हैं, एक NCERT एग्जाम्पलर आता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन इन द सेंस कि NCERT की साइट पे अवेलेबल है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है ना आप लोगों के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो डाउनलोड कर लो NCERT एग्जाम्पलर, और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपका पेपर है ना जी, वो आपका NCERT एग्जाम्पल पैटर्न पे बहुत आता है। जो आपके शुरू के आपको पता है ना, वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके सर्च एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, और MCQs टाइप जैसे होते हैं वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब जो है ना, वो काफ़ी कुछ मेमोरी बेस्ड होता है और काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। इवन केमिस्ट्री का तो मैक्सिमम पोर्शन आपको ना कंसेप्चुअल बेस ही दिखेगा। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन जो आता है ना एक पहेली की तरह पूछते हैं वो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसे पहेली पूछेंगे आपको। अगर आपने चीज़ों को समझ के पढ़ा है ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं आता। बट जिसने समझ के पढ़ा है ना हर टॉपिक को, वो तो इजीली करेगा, बड़ी इजीली करेगा। जिसने क्रैमिंग की है या फिर नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, उसको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फिर। ठीक है, तो क्रैमिंग तो नहीं करनी है, चीज़ों को याद जरूर करना पड़ता है, वो बात अलग है, बट समझ कर। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कहाँ गया है मेरा वो क्वेश्चन जो मैंने कराना है, ये रहा। हाँ, तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया था कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आते हैं तो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर मैंने अभी बताया था डायल्यूशन होता है, और डायल्यूशन से क्या होता है, जो कंसनट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्लियर? दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, मतलब अगर बेस में डालोगे पानी तो बेस की करेगी, OH नेगेटिव की करेगी, अगर एसिड में डालोगे तो H पॉजिटिव की करेगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हमने ना एक स्केल डेवलप किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं pH स्केल। हम बता देते हैं आपको क्या है ये pH स्केल, हमने डेवलप किया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इन pH? इट मीन्स पोटेंस। ठीक है, जर्मन वर्ड है, हालांकि ये चीजें पता हो ना हो बात अलग है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पोटेंस मतलब पावर। ठीक है, तो पीएच क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी कहीं लिख लो, पीएच क्या बताएगा, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर अभी एक स्केल दिखाती हूँ तुमको, रुको स्केल दिखाती हूँ, पीएच स्केल दिखाती हूँ, ये राजी देखो, ये आपका पीएच स्केल है, बॉक्स सा दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अब मैं, आप देखो इन्होंने कुछ नीचे लिख रखा है, जब आप ना लेफ्ट साइड जाते हो, ये लेफ्ट साइड जा रहे हो ना आप, ये लेफ्ट कॉर्नर है ना, और ये राइट कॉर्नर है, एरो दिख रहा होगा सबको बच्चों को। ठीक है, एक मिनट, ये राइट कॉर्नर है और ये लेफ्ट कॉर्नर है। जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, मतलब ये जो जीरो वैल्यू है ना इसकी तरफ मूव करते हो, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। हमेशा याद रखना, ये जो 0 to 14 है ना, ये pH की वैल्यू है। ठीक है, pH स्केल पे हमने वैल्यू असाइन कर दी, मिनिमम 0 रख दी और मैक्सिमम 14 रख दी। ठीक है, 0 से 14 तक pH स्केल पे वैल्यू रहती हैं। ठीक है, तो 0 जब आप जो जिसका pH 7 होता है ना, जिसका pH की वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो 7 वाला वैल्यू से अगर तुम लेफ्ट साइड चलो, मतलब 0 की तरफ चलो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए आपने देखना यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्लू पोर्शन ज्यादा रखा हुआ है ना,
ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, धीरे धीरे ये ब्लू पोर्शन कम हो रहा है। तो ये ब्लू पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये ब्लू पोर्शन आपको दिखा रहा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, मतलब जिसका 0 pH होगा ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जिसका pH 1 होगा ना वो pH 0 से कम एसिडिक होगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि pH 0 है तो वो एसिडिक नहीं है, pH 0 वाला ज़्यादा एसिडिक होता है सबसे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब आप 7 से राइट की तरफ मूव करते हो, है ना, तो इधर जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो मतलब बेसिक नेचर जो होगा इंक्रीज करेगा, ओके। क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है ना बच्चे, वो अगर बढ़ रही है इसका मतलब एसिडिटी मतलब बढ़ रही है, या फिर कह लो कि सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट रही है ना, इसका मतलब क्या है कि उसका एसिडिक करेक्टर घट रहा है, या फिर हम कह लें कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि न्यूट्रल तो वो नहीं है ना, न्यूट्रल तो वो 7 पे होती है, 7 के आगे तो ना बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। और बेस के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं पर उतने नहीं होते, ठीक है। तो धीरे 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 मतलब मान लो जो जिसका pH 8 होगा ना उसके पास थोड़े से H पॉजिटिव आयन होंगे, और जिसके पास 14 होगा उसके पास pH आयन बहुत कम होंगे, सॉरी H पॉजिटिव आयन बहुत कम होंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जैसे ब्लू पोर्शन दिखाया है, ये व्हाइट पोर्शन भी दिखा रखा है ना, डॉटेड लाइन से, इधर वाला व्हाइट ही है। तो ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या बता रहा है आपको, OH नेगेटिव आयन बता रहा है। क्या बता रहा है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन 0 थे और ये बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं 14 पर, ये काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। एक चीज़ में आपको आप इसमें नोटिस करना कि जब pH 14 है ना तब भी थोड़ा सा नीला पोर्शन दिख रहा है, मतलब अगर pH 14 होता है ना किसी का, हालांकि वो बेसिक होता है, फिर भी उसके पास क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बेस के पास H पॉजिटिव आयन नहीं होते, बेस के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं। देखो अब आप यहाँ पे 7 न्यूट्रल था ना, इधर भी जा रहे हो, ये ब्लू पोर्शन खत्म हुआ है, नहीं हुआ ना, और ये ब्लू पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये ब्लू पोर्शन शो कर रहा है आपका H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो बेस के पास भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, बट फर्क ये होता है कि उसके पास जो OH नेगेटिव आयन होते हैं ना वो H पॉजिटिव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, समझे। मतलब अगर उसके पास 1-2 H पॉजिटिव आयन है ना तो उसके पास 25-30 क्या है, OH नेगेटिव आयन है। तो वो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, है कौन सा। मान लो मेरे अंदर 1-2 खामियां हैं, 1-2 मेरे अंदर कमी है, बहुत है वैसे तो सबके अंदर बहुत होते हैं, पर मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। मान लो मेरे अंदर 1-2 कमी है और 30 मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, तो मैं लोगों को अच्छी दिखूंगी बुरी दिखूंगी, ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है, लोग 30 अच्छाइयां भी तो देखेंगे ना तो अच्छी दिखूंगी। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर ये OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, मान लो 20-25 तो OH नेगेटिव आयन है और 1-2 मान लो H पॉजिटिव आयन है, तो जाहिर सी बात है उस जो सॉल्यूशन का जो कैरेक्टर होगा वो बेसिक ही होगा, क्योंकि उसके OH नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं बना रहे ना सॉल्यूशन को, ज्यादा है OH नेगेटिव आयन, क्लियर। तो ऐसा नहीं होता कि बेस के पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन नहीं होती, बेस के पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है, बट उनके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस H पॉजिटिव आयन का कोई इफेक्ट नहीं रह जाता, ठीक है, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अभी हमने देखा, अच्छा एक बात देखो यहाँ पे समझना है, एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती हूँ तो pH की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, है, सोचो सोचो सोचो। अगर मैंने बोला H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती हूँ, मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही हूँ ना, तो उससे क्या होगा, एसिडिटी कम होगी, है ना, एसिड सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं, है ना। अगर एसिडिटी कम होगी तो आपको पता है कि जब हम यहाँ से 7 से 0 की तरफ जाते हैं ना तो एसिडिक नेचर बढ़ता है ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है 7 टू 0 की तरफ, 7 टू 0 की तरफ जाते हुए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। सिमिलरली 7 से 14 की तरफ जाते हुए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H पॉजिटिव की घट रही है, तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर जो है आपका इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया कि मतलब जहां
H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी ना, लिख लेना यहाँ पे साइड में लिख लो कि 7 to 14 क्या होता है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी एंड OH नेगेटिव की इंक्रीज करेगी। सिमिलरली इधर लिख लो व्हेन वी विल मूव 7 to 0, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है 7 to 0 जाते हुए और OH नेगेटिव की डिक्रीज करती है। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पे 7 to 14 जाते हुए H पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा था, मतलब बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मेरी बात एक बार सुन लेना, अभी लिख लो साथ में कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का पीएच के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स समझ गए, मतलब देखो ये तो पीएच स्केल है 0 to 14 है ना, पीएच की वैल्यू किस तरफ ज़्यादा है, बेस की तरफ ज़्यादा है ना, जो सॉल्यूशन बेस का है उनके पीएच ज़्यादा है और जिनके पीएच की वैल्यू कम है इसका मतलब वो एसिडिक ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है तो मतलब मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी कहाँ घट रही है, जब मैं 7 से 14 की तरफ जा रही हूँ, है ना, क्योंकि 7 से 0 तो वो बढ़ रही है ना, तो घटेगी कहाँ, 7 to 14 घटेगी। ठीक है, या फिर ये कह लो कि बेसिक नेचर बढ़ेगा, आप दोनों में से किसी भी तरीके से समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो मतलब अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो पीएच इंक्रीज करता है, मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का पीएच के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर H पॉजिटिव की बढ़ेगी आयन की कंसंट्रेशन, सॉरी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच डिक्रीज करेगा, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो पीएच इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ गए कि अगर H पॉजिटिव डिक्रीज करता है तो पीएच इंक्रीज करता है, यही इनवर्स होता है रिलेशन, मतलब एक चीज को घटाने से दूसरी चीज में बढ़ावा आ रहा है। ठीक है, जबकि जबकि OH नेगेटिव आयन का लिख लो, OH नेगेटिव आयन का पीएच के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट है। किसका, OH नेगेटिव आयन का। इनवर्स किसके साथ था, H पॉजिटिव के साथ था पीएच का। तो जैसे जैसे OH की वैल्यू बढ़ती है, OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है, पीएच भी बढ़ेगा, क्योंकि पीएच 7 to 14 जब हम जाते हैं वैल्यू बढ़ती है तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज करता है। तो ये जो चीज़ है ना ये पता होना चाहिए, इसका तो आपको ना मतलब क्वेश्चन ना आए पेपर में पीएच से हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे भी बाय हुक और क्रुक वो पूछे उसकी मर्जी है, बट जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। और पीएच स्केल पे जनरली यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो रिएक्शन करके दिखा दे या फिर कुछ कंडीशन दे दे आपको और पता चले आपको कि उसमें H पॉजिटिव घट रहा है तो वहां भी यही पूछेगा कि पीएच पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पे टेबल दिया गया आपको, टेबल 2.2 है ना, मैंने इसमें एक रफली सी वैल्यू डाल दी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट ये रफली वैल्यू है ताकि आपको एक रफ सा आइडिया लग जाए कि क्या होता है। जैसे सिलाइवा बिफोर मील 7.4 है, सिलाइवा आफ्टर मील 5.8 है। ये क्यों हुआ जी, पीएच क्यों डिक्रीज कर गया हमारे सिलाइवा का खाना खाने के बाद। आपको पता है ना, जैसे हमने खाना खाया फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में गए, तो आपको पता है हमारे मुंह में ना कुछ फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आपने बायोलॉजी में अब तक पढ़ लिया होगा ये, है ना, जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसमें है ये। ओके, क्योंकि जो आपको फर्स्ट स्टेज है ना फूड डाइजेशन की, वो आपकी मुंह में ही शुरू होती है। ठीक है, तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना वो क्या करेंगे, जो आपने खाना खाया ना ऑब्वियसली कुछ फूड पार्टिकल रह जाते हैं ना मुंह में, जैसे दांत में लग जाए कोई है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो उस फूड पार्टिकल को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो फूड पार्टिकल उनका भोजन है, फूड है, क्लियर। तो उन्होंने उसको वैसे डिग्रेड करना शुरू किया तो क्या होगा, वो उस टाइम एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो मुंह में क्या रिलीज करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे। उस एसिड के रिलीज होने की वजह से ही ना खाना खाने के बाद जो आपका सलाइवा होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, दैट इज योर 5.8। ठीक है, जबकि वो मतलब बिफोर मील वो स्लाइटली बेसिक है 7.4, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7.4 मतलब स्लाइटली बेसिक, ज़्यादा बेसिक नहीं है। लेमन जूस का 2.2 से 2.5 तक वेरी करता है। ठीक है, क्लियर। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक का है 2.9 से 4, और कैरेट जूस का आपका है 5.6, तो मतलब कैरेट जूस थोड़ा सा एसिडिक है। कॉफ़ी का 5 है, कॉफ़ी भी एसिडिक है। टोमेटो जूस, ठीक है, टोमेटो जूस 4.1। ठीक है, टैप वाटर का होता है 6.9 to 7.1, मतलब नियरली 7 है। ठीक है, क्लियर। 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH का होता है 14 और 1 मोलर HCl का होता है 0। क्लियर।
तो ये देखो ये ना उन्होंने कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे पीएच स्केल बना रखा है ना, इन्होंने इस पे कलर भी दिखा रखे हैं कि जैसे कलर मैच करके भी हम देख सकते हैं। मान लो किसी का बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, पीएच पेपर पे, मतलब उसका 14 है। हालांकि उतने इसकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते हो ना, तो आप इतने शेड्स को ऐसे डिफरेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं कि ना, देखो ये थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत हल्का, बहुत माइनर सा फ़र्क है, ठीक है। तो ये आप जब प्रैक्टिकल अगर आप इसको देखो ना प्रैक्टिकली तौर पे, तो ये उसके मुझे मुझे इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं लगती है। बट आपको पता होना चाहिए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब लेते हैं? जब किसी पर्सन को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो जो लाइनिंग है स्टमक की वो इरिटेट हो जाएगी, आपको पेन हो सकता है। तो अगर आप या गैस भी बन सकती है, ठीक है। तो अगर आप बाहर से कुछ बेस ले लें, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस एसिड आपका बना है ना स्टमक में, वो खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना एसिड की वजह से लाइनिंग इरिटेट हो रही थी, तो फिर समथिंग गैस वैस बन रही थी, तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब देख दिया है ब्लड का, देखो ब्लड का होता है 7.4, ये पता होनी चाहिए बातें। ब्लड का 7.4 है, ब्लड आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। देखो गैस्ट्रिक जूस तो पता है ना बच्चे, है ना, आपके स्टमक में जो है उसका 1.2 है पेज, देखो वो कितना एसिडिक होता है। वो तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, किससे? एसिड से, ठीक है। और कौन सा एसिड बनता है स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इतना तो मुझे भी पता, तुमको तो ज्यादा पता होगा, है ना, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ रहे हो। अब देखिए जी, यहाँ पे ये चीज लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि एसिड जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं that give rise to more H positive ion are said to be strong acid, and acid that give to less H positive ion are said to be weak acid, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि जो ज्यादा देता है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 मोलर एसिटिक एसिड है और 1 मोलर HCl है। क्या आपको लगता है दोनों इक्वली एसिडिक होंगे? मतलब जितना HCl एसिडिक है उतना ही क्या एसिटिक एसिड भी होगा? देखो जी नहीं होगा, क्योंकि ना इनकी कंसंट्रेशन बेशक सेम है, बट जो HCl है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, जल्दी कर देता है, ज्यादा करता है। जबकि एसिटिक एसिड जो है ना आपका ये वीक एसिड होता है, ये इतना जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। तो अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी ले लो ना कि 1 मोलर आपने एसिटिक ले लिया, 1 मोलर आपने HCl ले लिया, तो उनकी जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिफर करेगी, ठीक है। ये बात याद रखना कि इस वाली कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो एसिड है ना आपका वो कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, क्योंकि हर एसिड की अपनी टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की। कोई बहुत रेडिली कर लेता है, कोई मॉडरेट स्पीड पे करता है, कोई बहुत स्लो करता है। तो वैसे तो हमने दो ही क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक कर सकता है करा हुआ वीक एसिड का। तो जैसे कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, है ना, ये सब आते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड में, बड़ी इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। जबकि जो एसिडिक एसिड है ये आपका वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये उतनी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता। नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड जो भी है ये पीएच की इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? आपको क्या लगता है कि हम लोग पीएच सेंसिटिव हैं? वी ऑल आर एनिमल्स ना सोशल एनिमल्स, नॉट एनिमल्स तो प्लांट्स एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, SO2, SO3, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी जब इनके साथ मिलता है, बारिश होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये सब बनते हैं, जिसकी वजह से जो रेन वाटर होता है वो उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये पानी के साथ मिलकर एसिड बन रहे हैं, ठीक है। उस उसके बाद देखो अगर ये जो एसिड रेन हो रही है, मान लो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, तो ये पानी जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है नदियों में जाएगा, है ना, वाटर बॉडीज में जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा, जहाँ भी मतलब
डंपिंग हो रही होगी वहीं पे जाएगा। क्या तो अगर ये पानी जो कि एसिडिक था, अगर ये चला जाए किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में, तो वहाँ की जो पानी है उसका भी पीएच लेवल चेंज हो जाएगा, है ना। तो इससे एक्वेटिक लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होती है, ठीक है, बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि वो उनके पास कि उनकी भी एक बॉडी जो होती है वो एक सिस्टम में मेंटेन है कि वो इस पीएच लेवल पे रहती है, इस पीएच पे वो खाना ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पीएच, पानी का पीएच डिस्टर्ब होता है ना, तो एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। मे बी वो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, मे बी वो मतलब अगर ज़्यादा एसिडिक हुआ तो मतलब उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज है, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब जो है ये अफेक्ट करते हैं और भी करेंगे। अगर तुम बोलो तुम एसिड रेन में खड़े हो जाओ, एक्वेटिक को चलो मारो गोली, तुम ही खड़े हो जाओ एसिड रेन के नीचे, तो तुमको भी स्किन पे इरिटेशन फील होगी, क्योंकि उस रेन में एसिड प्रेजेंट है। अगर आपके या किसी भी एनिमल की बॉडी पे एसिड गिरता है, लिविंग टिश्यूज के ऊपर एसिड गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो उसको डैमेज करेगा ही ना। बर्निंग हो सकती है, जलन की सेंसेशन होगी आपको, आपको स्किन जल भी सकती है, क्लियर। तो ऑब्वियसली आपकी जो जो धरती पर जितने भी तरह के एनिमल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं पीएच से, ओके। और दूसरी बात उसने बोली है कि प्लांट्स, क्या प्लांट्स अफेक्ट होंगे जी? बिल्कुल होंगे जी। जैसे अगर पानी जो है वो भी रूट्स के थ्रू लेते हैं, अगर पानी ज़्यादा एसिडिक होता है तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ पे बहुत सीधा सीधा फर्क आपको देखने को मिलेगा। पत्तों पे अगर पानी गिर रहा है तो पत्ते खराब हो सकते हैं, मे बी फ्रूट्स खराब हो सकते हैं, फ्रूट के ऊपर पानी गिर रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ठीक है, क्लियर। तो कहते हैं कि एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, थोड़ा सा जनरल इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बता रखा है कि जो वीनस प्लैनेट है ना, आपको पता है वीनस पे जो क्लाउड्स होते हैं ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। जैसे अपने अर्थ पे किसके वाटर के क्लाउड्स है ना, पानी तो होता है क्लाउड्स में, बेसिकली तो पानी होता है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती होंगी। तो जो वैसे तो प्योर पानी होता है, इम्प्योरिटीज तो जब वो मतलब जो आपके वेपर्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो इम्प्योरिटीज हैं उसके साथ मिलकर वो पानी गंदा हो जाता है बारिश का। अदरवाइज जब वो बरसता है तब तो वो प्योर होता है एकदम, ठीक है, क्लियर। वो प्योर वाटर है जो आपका क्लाउड्स है, ठीक है। तो जो येलोइश क्लाउड्स आपको वीनस पे देखने को मिलते हैं वो किसके हैं जी? वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। आप इमेजिन करो कि अगर अर्थ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते तो अगर बारिश कौन चाहता? कोई बारिश नहीं चाहता। अगर बारिश होती तो सब कुछ जल ही जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है वीनस पर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर जाएगी? नहीं कर पाएगी जी, है ना। लाइफ को तो ऑब्वियसली पानी के साथ तो हम फ्रेंडली हैं, बट एसिड्स के साथ लिविंग बींग्स फ्रेंडली नहीं होते, चाहे वो एक्वेटिक हैं चाहे वो धरती पे रहने वाले हैं, कोई भी हो, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉइल इन योर बैकयार्ड, ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि जनरली देखो ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी कि अब यहाँ की है, मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा की मिट्टी का अलग पीएच है ना। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना। अब तुम साउथ में जाओगे वहाँ की मिट्टी का कुछ अलग पीएच होगा, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, असम में जाओगे तो वहाँ की मिट्टी का कुछ अलग इफेक्ट होगा, सॉरी पीएच होगा। तो हर जगह की मिट्टी का कुछ थोड़ा बहुत पीएच वेरी करता है, बट जो हेल्दी रेंज है ना, अगर आपकी सॉइल 5 to 7 के बीच में आपका पीएच लाई कर रहा है सॉइल का, तो इट मीन्स योर सॉइल इज इन गुड कंडीशन, ठीक है। अगर इससे 7 से ज़्यादा जा रहा है तो मतलब बेसिक हो रही है आपकी सॉइल। अगर 5 से वैल्यू कम जा रहा है तो इसका मतलब आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो अगर मान लो एक बात बताओ, अगर एसिडिक है सॉइल, मान लो मैंने बैकयार्ड में चेक किया, मेरे सॉइल का जो पीएच है यार वो तो 4 आ रहा है, तो मेरे को लगा नहीं यार ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मेरी तो सॉइल अच्छी कंडीशन में है ही नहीं है, ये तो 4 मतलब ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं क्या करूँगी जी, मैं अपनी सॉइल में कोई बेस ऐड करूँगी, बेस लाइक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी अवेलेबल होगा, जो भी सॉइल में मिलने के लायक होगा, ठीक है। तो अगर मैं वो बेस ऐड कर दूँ ना सॉइल में तो क्या हो जाएगा, तो जो एक्सेस एसिड था ना मेरी सॉइल में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और मे बी मेरी जो सॉइल का है वो पीएच इस जो गिवन रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली जिन लोगों की सॉइल एसिडिक होती है वो अपनी सॉइल में थोड़ा बहुत बेस ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर पीएच डिस्टर्ब होगा तो प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी, मे बी प्लांट उस पीएच रेंज में ग्रो ही ना करे, आपने बीज बो दिया प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा,
ठीक है। नाउ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो मैंने अभी बताया जी कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और सपोज करो कुछ बैक्टीरियाज वगैरह अगर अनवांटेड बैक्टीरियाज फूड के साथ हमारी बॉडी में आ गए हैं तो उनको भी किल कर सकता है। ठीक है, वो भी प्लस पॉइंट है। बट अगर क्या होता है कि अगर आपको इनडाइजेशन पता है ना, अपच, आपने ज़्यादा कुछ खा लिया है, हैवी कुछ खा लिया है या बहुत ज़्यादा खा लिया और या चल ही नहीं रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो होता है कि इनडाइजेशन हो जाता है, खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता। खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता ना आपकी बॉडी में, देखो बॉडी तो एसिड बना रही है ना कि ताकि खाना डाइजेस्ट हो, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपको पेन और इरिटेशन फील होगी अपने स्टमक में। ठीक है, आपने सुना भी होगा कभी भी है ना, इंडाइजेशन हो जाता है, उसको पेन हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है स्टमक में। ठीक है, तो इससे निजात पाने के लिए, टू गेट rid ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो what we will use एंट एसिड। ठीक है, उस टर्म हम बोलते हैं एंट एसिड। एंट एसिड कुछ नहीं होते, एंट एसिड बेस ही होते हैं। ठीक है, जो टर्म दिया है ना एंट एसिड, ठीक है, ये बेस को ही बोलते हैं। वो बेस जो हम एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एसिडिटी जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है ना एसिडिटी की वजह से, उसके ट्रीटमेंट में जो हम बेस यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं एंट एसिड्स। ठीक है, क्लियर। तो ये एंट एसिड्स क्या करेंगे, जो एक्सेस एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे बॉडी में, और जब एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना तो आपको पेन और इरिटेशन में भी रिलीफ मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आता है ना पिंक कलर की लिक्विड सी बोतल, घर में कभी देखी भी होगी, है ना, कभी दादी दादा कोई तो लेता ही होगा घर में, मे बी मदर फादर में भी कोई ले सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम होती है। पिंक कलर की टैबलेट्स भी आती है गैस की, है ना, और एक वो पिंक कलर की बोतल आती है लिक्विड है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेसिकली, वो एंट एसिड ही होते हैं, आपने नाम भी देख लेना उस पर एंट एसिड ही लिखा होगा। क्लियर। उसके बाद पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, तो पीएच अगर हमारे मुंह का पीएच चेंज होगा तो उसकी वजह से टूथ डिके हो सकता है, दांत खराब हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बिफोर मील तो जो हमारा सलाइवा होता है वो बेसिक होता है और आफ्टर मील वो एसिडिक हो जाता है ना, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था जी। क्यों हो जाता है ये भी बताया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो बैक्टीरिया जो करते हैं क्या करते हैं, जो शुगर और फूड पार्टिकल जो आपने भी खाया है उसका डिग्रेडेशन करेंगे, और इस दौरान जब वो उसे डिग्रेड कर रहे होते हैं, इस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे विल प्रोड्यूस एसिड्स। ठीक है, एंड दिस एसिड विल मेक योर माउथ एसिडिक। ठीक है, तो आपका जो सलाइवा होगा अगर वो एसिडिक होगा तो आपका मतलब जो मुंह के अंदर का मीडियम है समझो वो भी एसिडिक हो गया। ठीक है, बट जो हमारे दांत होते हैं ना वो पीएच को लेके थोड़े सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो टूथ है वो किस सब्सटेंस से बने होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि एक कैल्शियम फोस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो हमारे दांत इस सब्सटेंस से बने हैं ना, ये जो सब्सटेंस है ना ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। यू कैन से इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिससे हमारे दांत बने हैं। ठीक है, अगर आपका माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया है, मतलब आपने ब्रश ही नहीं किया है, आप खाए जा रहे हो, आप ब्रश नहीं कर रहे हो, डॉक्टर बोलते हैं ना डेली दिन में 2 बार ब्रश करो, है ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका पीएच जो आपका एसिड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बैक्टीरिया सबके मुंह में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सबके मुंह में होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके मुंह में बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, तो वो फूड पार्टिकल जो होगा उसको डिग्रेड करेगा, थोड़ा एसिडिक बनेगा। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपका जो मुंह जो अंदर सलाइवा है वो और ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, और अगर वो 5.5 से नीचे चला गया पीएच आपके मुंह के सलाइवा का, तो वो आपके जो दांत है उसको करोड करे। करोड मतलब मैंने बताया भी था जब मैंने कोरिजन पढ़ाया था, है ना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, डिग्रेड होना किसी चीज़ का। ठीक है, क्लियर। तो दांत खराब होने लग जाते हैं आपके। ठीक है, तो जनरली हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना अपने घर में दिन में 2 बार। ओके, तो ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, इनमें बेस प्रेजेंट होता है। तो जो आपके माउथ में एक्सेस एसिड बन गया है ड्यू टू बैक्टीरिया के डिग्रेडेशन की वजह से, जो बैक्टीरिया फूड को डिग्रेड कर रहा है उसकी वजह से जो एक्सेस एसिड आपके मुंह में बन गया है,
उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? उसको टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है। जब आप ब्रश करते हो ना, एक तो आप ब्रशिंग से जो प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है ना दांतों पे, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। गंदगी या कुछ भी, कोई फूड पार्टिकल फंसा हो वो भी निकल जाता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि जो आपका माउथ एसिडिक है वो ओब्वियसली बेस, आप टूथपेस्ट आपने लगाया, ब्रश कर रहे हो, तो जो एक्सेस बेस, जो झाग बनेगी ना, बेस बेस तो होगा उसमें, उससे क्या होगा, आपके मुंह का जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो आपके टूथ जो है करोड़ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके दांत जो है वो चमकेंगे और सदा बाहर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी भी आपको ये राय है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, अपने मुंह को एसिडिक होने से बचाएं। और जनरली आपको ये एडवाइस भी किया जाता है कि खाना खाने, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला कर लें। कुल्ला समझते हो ना? अब मुझे इंग्लिश में एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही है। जो हम जिगलिंग सी करते हैं माउथ में पानी लेके, ठीक है, क्लियर। तो उससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल दांतों में चिपके होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और आप का जो बैक्टीरिया है वो, उसको जब फूड पार्टिकल कम मिलेगा, मतलब होगा ही नहीं आपके मुंह में फूड पार्टिकल, तो किसको डिग्रेड करेगा? किसी को भी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। केमिकल वॉरफेयर आपको बताऊंगी मैं। वॉरफेयर कुछ नहीं है, समथिंग, देखो जो ये बी स्टिंग होती है, आपने जो मधुमक्खियां या फिर वो येलो वाली मक्खी देखी होगी, है ना, बी जिसे आप बोलते हो, अगर वो बी आपको काट जाए, स्टिंग, उसका जो डंक होता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जिस भी आपके बॉडी पार्ट में वो काटेगी, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है ना, और पेन भी होता है ना। वो क्यों हुआ जी? उसने ऐसा क्या कर दिया हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ गई? एक्चुअली ये जो बी स्टिंग होता है ना, इसके ये जब किसी को मतलब बी काटेगी ना, तो ये एक एसिड रिलीज कर देती है उसकी, उस पोर्शन में जहां पर उसने काटा है, ठीक है। मान लो मेरे हाथ पे काटी है, ना ही काटे भगवान करे, ओके। अगर मान लो किसी के हाथ पे काटी है, तो उसके हाथ में जहां पे भी वो काटी होगी वहां पर एसिड रिलीज कर देगी, ठीक है। और वो कौन सा एसिड है? वो मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड को हम यहाँ पे देखो, मैंने ओब्लिक करके फोमिक एसिड भी लिखा है, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड उसका आईयूपीएसी नेम होता है और फोमिक एसिड कॉमन नेम होता है। ये आईयूपीएसी नेम आई थिंक आप लोग नहीं फैमिलियर हो अभी लोग, बट ये 10th की सिलेबस में पहले थे। बट अभी जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है उसमें तो मैंने बताया तुमको सिर्फ वो 3 टॉपिक है, उसके अलावा सब कुछ रिमूव हो गया है। तो नेमिंग नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे किसी भी चीज़ का नामकरण करना है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल आपकी यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो उन्होंने कुछ रूल्स सेटअप किए हुए हैं कि कैसे किसी केमिकल का नेम करना है। आपको मतलब डीप में नहीं जाना है, ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये चीज़ें आपके मतलब कि इस साल तो नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। तो एक तो कॉमन नेम होता है, जैसे कोई चीज़ कोई किसी का नाम रख देता है ना, जैसे तुम्हारा घर का नाम है चिंटू मिंटू, है ना, वो तुम्हारा कॉमन नेम हो गया। तो फोमिक एसिड उसका घर का नाम है, तो उसका स्कूल का नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम है वो मिथेनोइक एसिड है, और जो उसको घर पे प्यार से बुलाते हैं वो फोमिक एसिड है, ठीक है। बंदा वही है, नाम दो है, ठीक है। तो बी जो है वो काटेगी तो मिथेनोइक एसिड उस पोर्शन में रिलीज कर देगी, जिसकी वजह से वहां पर आपको पेन और इरिटेशन फील होगा, ठीक है। अगर आप कोई माइल्ड बेस वहां पर अप्लाई करें, लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो अभी क्वेश्चन मत करना कि बेकिंग सोडा क्या होता है, क्योंकि आने वाले टॉपिक में आने वाला है, ठीक है, तो उसको वहीं पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, वो एक्सेस जो एसिड है आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करोगे तो जो थोड़ा बहुत बेस आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी वहां वाला पर्सन, तो वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा, जिससे उसकी स्टिंग का जो इफेक्ट है वो भी न्यूट्रलाइज होगा। अच्छा, एक चीज मैं तुमको इंग्लिश का यहाँ पे बता दूं, देखो एक ये लीव्स लिखा हुआ है, लीव्स है ना, और एक ये लीव्स लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लीव्स है? बी स्टिंग लीव्स, ये छोड़ना है किसी चीज को, लीव करना, छोड़ना। और ये नेटल लीव्स क्या है जी? नेटल, ये लीफ का प्लूरल है, ये नेटल लीफ, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, ये वही है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। हाँ वैसे मैं बता देती हूँ कि ऐसा लीव्स आपका, जब लीफ का प्लूरल क्या होता है, लीव्स ही होता है ना, तो वो भी लीव्स ही होता है, ठीक है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। हाँ, अगर आपके जो नेटल लीव्स हैं, जो नेटल पौधे की पत्तियां हैं, उसके जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं, ठीक है, तो वो अगर वो हेयर क्या करें आपकी बॉडी पे लग जाए,
वो थोड़े शार्प से होते हैं ना, नुकीले से होते हैं। अगर बॉडी में कहीं लगे तो जैसे लगेगा वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देगा, मिथेनोइक एसिड, उससे आपको बर्निंग पेन होगा। ठीक है, तो ये लीव्स कौन सा, ये पत्तियों वाला है जी, पत्तियों का प्लूरल है। बाकी तुम कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही है। और ये लीव्स है आपका किसी चीज को लीव करना, ठीक है, छोड़ना। ओके, ये हो गया हमारा अभी तक के पीएच के इफेक्ट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये देख लेना, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको करके देख लेना। ऐसा मुझे लगता नहीं, अगर कुछ ऐसा दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। किसका, मेरी वीडियो का। क्यों जी, अब देखो ये ना बंद नहीं हो रहा है, मेरे नाम की बहुत मुसीबत है जी।